Hello students, welcome to this class, this chapter, Cell the Fundamental Unit of Life। ये क्लास 9th का 5th चैप्टर है और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 9th की बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट होती है सेल चैप्टर के साथ, फिर मूव करती है टिश्यू पे, फिर मूव करती है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या डाइवर्सिटी पे। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी विद सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक आप 6th में पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा आपने ये टॉपिक 7th में पढ़ा, 8th में भी इसका बेसिक्स था, 9th में भी है। तो अगर सेल की बात करी जाए कि सेल होता क्या है, तो सेल जो है इसकी डिस्कवरी 1665 में, या मैं डिस्कवरी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सेल को सबसे पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। और माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद ही बनाया था। उन्होंने कॉर्क के सेल्स लिए थे। कॉर्क को उन्होंने बहुत पतला कॉर्क का पीस लेके और उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें बहुत छोटा सा एक रूम का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उन्होंने इसको नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम, इसीलिए उन्होंने इसको नाम सेल दिया, क्योंकि सेल यानी कि एक स्मॉल रूम होता है। जिस माइक्रोस्कोप में उन्होंने सेल देखा वो भी उन्होंने खुद ही बनाया था, और इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो 1665 में हुई थी बाय रॉबर्ट हुक। सेल की बात करें तो आपने कई जगह पढ़ा होगा दैट सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब समझते हैं, ये पूरी दुनिया अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म से बनी है। हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, सपोज कीजिए ह्यूमन बींग्स, मनुष्य। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम को लेते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ भी आता है, टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, ट्रैकिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। किसी भी एक ऑर्गन को ले लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और फर्दर पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का पार्ट है डिओडेनम, जियोजेनम, विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई एक छोटा पार्ट ले लेते हैं, विलाय। विलाय जो है वो भी कुछ टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, और जो वो टिश्यूज़ हैं वो बनी हुई होती है सेल्स की। यानी कि सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनती है पूरी स्पीशीज़। तो अगर देखा जाए पूरी स्पीशीज़ या पूरी दुनिया एट द एंड किससे बन गई? एक सिंपल सेल से। साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है, जितने हमारे बॉडी के सिस्टम है, सांस लेना, डाइजेस्ट करना, एक्सक्रीट करना, ट्रांसपोर्ट करना, वो सारे सिस्टम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल सेल करता है। यानी जो सारे फंक्शंस एक पूरी ह्यूमन बॉडी करती है, वही सारे फंक्शन एक सिंगल सेल भी कर सकता है। इसीलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे छोटा फंक्शनल पार्ट सेल होता है। एंड ये सेल वो सारे फंक्शंस करता है जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं। यानी कि अ सेल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म all necessary activities to sustain life, breathing, respiration, excretion, वो सारे सेल कर सकता है। Hence, cell is the basic unit of life। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल जो है वो हमारी किसी की भी लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। Now, organisms can be classified as unicellular और multicellular। अभी सेल के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, मतलब वो एक ही तरीके के एक सिंगल सेल का बना हुआ है, जैसे हो गया आपका अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लीशमेनिया, ये सारे एक सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं। और इसी की जगह हम जाएं तो हम देख सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक छोटे से घेंगे, एक छोटे से लीच जितना छोटा भी हो सकता है, हाइड्रा जितना छोटा हो सकता है, और वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बींग्स जितना बड़ा, एक एलिफेंट जितना बड़ा, एक वेल जितना बड़ा भी हो सकता है। वेल की बॉडी में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, वो मिल के बॉडी का काम करते हैं, और ह्यूमन बींग की बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को, वेल्स को, डॉल्फिन्स को, एलिफेंट्स को
हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि अब सेल अर्थ में आज नहीं है। डार्विन की एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्पीशीज जो ओरिजिन होती है, जो लाइफ ओरिजिन होती है अर्थ पे, वो आज नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले हुई है। और क्योंकि लाइफ करोड़ों साल पहले अर्थ पे आई, तो जब करोड़ों साल पहले अर्थ पे लाइफ आई तो वो आज जितनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। करोड़ों साल पहले वाली लाइफ बहुत सिंपल थी। धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते चले गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर अपने आसपास से लेते हैं, आज हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ भी खींच सकते हैं, आप वीडियोज़ भी बना सकते हैं। लेकिन जो प्रिमिटिव, जो सबसे पहला मोबाइल फ़ोन मार्केट में आया, जो बना, क्या वो मोबाइल फ़ोन ये सारे फंक्शंस कर सकता था? नहीं। वो मोबाइल फ़ोन बहुत सिंपल और बहुत बड़ा था। जैसे मोबाइल फ़ोन ने एवोल्यूशन किया, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म ने भी एवोल्यूशन किया। जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे वो बिल्कुल बेसिक थे, उनके सेल्स में इतनी डिवीजन नहीं थी। जैसा कि हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को अगर ध्यान से देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल जो है, इट हैज़ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। इसके पास अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेल्स होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक को अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक के पास इतने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेल्स नहीं होते। यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि वो सिंपल होता है। यूकैरियोट जो होता है वो साइज़ में भी थोड़ा बड़ा होता है। प्रोकैरियोट जो होता है वो साइज़ में भी छोटा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट पुराना सेल है। अब पुराने सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उसका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस भी इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं है। और ऐसे अनडिफाइंड न्यूक्लियस को जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास होता है, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। हम उसे न्यूक्लियस नहीं कहते, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ये क्या है, बस न्यूक्लियस के पास जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके पास आ गई और ये एक साथ इकट्ठी हो गई, तो हमने इसको न्यूक्लियोइड नाम दे दिया। जबकि यूकैरियोट में पूरा का पूरा न्यूक्लियस होता है। आप देखेंगे पूरा न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, आउटर वॉल्स हैं, अंदर की बाउंड्री है, अंदर के ऑर्गेनल्स हैं। यही प्रोकैरियोटिक को अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक की जो वॉल्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। जबकि यूकैरियोट के अंदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स वेल डिफाइंड है। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स, ओल्ड सेल्स, जबकि यूकैरियोट जो है वो न्यू सेल है। डिफरेंस की बात करें तो ज्यादातर प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि पुराने हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। यूकैरियोट साइज में बड़ा होता है, 550 to 100 यू म्यू, जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो 0.5 से लेके और 5 म्यू तक होते हैं, यानी कि इनका साइज यूकैरियोट्स के मुकाबले छोटा होता है। प्रोकैरियोट्स के पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है इसीलिए इनका सिंगल क्रोमोसोम। जबकि यूकैरियोट्स के पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकता है। एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होना इनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो मेन होता है वो एब्सेंट है। जबकि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब ऐसे सेल के पार्ट जिसमें डबल मेम्ब्रेन हो या प्रॉपर मेम्ब्रेन हो, जैसे कि प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होती। जबकि यूकैरियोट्स के पास ये सारी चीज़ें, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें यूकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होती हैं और वेल फंक्शनल होती हैं। यहीं आगे बात करें तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल डिवीजन होती है वो बेसिकली बाइनरी डिवीजन होती है, मतलब एक से दो सेल बन जाते हैं, बाइनरी डिवीजन, और बहुत सिंपल, और किसी तरीके से डिवीजन नहीं कर सकते। जबकि यूकैरियोट्स में यूजुअली माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है ये हम आगे इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस ये दो तरीके की डिविजन्स होती हैं, एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स में से कोई भी 4 पॉइंट्स जो आपको ईजी लगते हैं वो लिख सकते हैं।
बात करते हैं किसी भी सेल के बेसिक स्ट्रक्चर की। कोई भी सेल है तो उस सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और सेल के बेसिक स्ट्रक्चर में 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो होंगे ही होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की वॉल, जिसको कि हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल के बाहर की वॉल होती है, सबसे बाहर जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिससे हमारे घर का वॉल्स होती है। दूसरा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जिसको कि हम सेल के अंदर का लिक्विड कह सकते हैं, या सेल के अंदर का इम्पोर्टेंट वो लिक्विड कह सकते हैं, वो एक तरीके से जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म होता है। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें ज़्यादातर रिएक्शन एक सेल के अंदर होती है। और तीसरा, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी पढ़ा है, 9th में फिर पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल। वो पार्ट जो सेल के लिए ज़्यादातर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये 3 पार्ट सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसी से सेल आगे की तरफ मूव ऑन करता है। तो एक डायग्राम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो 3 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, साइटोप्लाज्म, जो अंदर वाला पार्ट है, और सेल वॉल। अब सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में या प्लांट की तरह दिखने वाले सेल्स में होता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमने बात करी थी, सबसे पहला ऑर्गेनल, सबसे पहला पार्ट, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये किसी भी सेल का सबसे आउटर कवरिंग होता है। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separates the contents of the cell from its external environment. This plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out, or I would say some selective materials in and out, and that is why this cell membrane is also called selectively permeable membrane. अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब चुनिंदा चीज़ों को ही अंदर जाने देते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और ये सेल के सबसे बाहर होती है। ये सेल के अंदर कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही जाने देती है, इसीलिए इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्ट करे और उसके बाद अंदर जाने दे। और अब अगर जब हम परमिएबिलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो एक प्रोसेस भी समझ लेते हैं जो सेल के अंदर होता है, जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन केमिस्ट्री में पढ़ा था आप लोगों ने, लेकिन अभी हम बायोलॉजी में डिफ्यूजन पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जहाँ पे गैस ज़्यादा है वहाँ से गैस वहाँ चली जाएगी जहाँ पे गैस कम है, और इस प्रोसेस को ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले पार्ट से कम कंसंट्रेशन वाले पार्ट में जब गैस जाती है, तो इस जाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये है डिफ्यूजन। जैसा कि डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा, पार्ट ए में आप देखेंगे बहुत सारी गैस है, जबकि उसके कंपैरिजन में पार्ट बी में बहुत कम गैस है। कुछ टाइम बीतने के बाद पार्ट ए से गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पार्ट बी में चले गए, और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में जो गैस की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई। तो जब गैस की कंसंट्रेशन पार्ट ए से पार्ट बी में इक्वल हो जाती है, तो हम कहते हैं डिफ्यूजन हो गया। और डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिससे गैस पार्ट ए से पार्ट बी में जाती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन पार्ट ए में है, तो ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे पार्ट बी में है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और थोड़े टाइम बाद पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही पार्ट्स के अंदर जो गैस की कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब अगर यही सेम प्रोसेस गैसेस की जगह लिक्विड्स के साथ हो, तो हम उस प्रोसेस को नाम देंगे ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस बिल्कुल सेम वही है जो डिफ्यूजन है, बट ऑस्मोसिस की बात हम करते हैं लिक्विड्स के लिए। और ऑस्मोसिस किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता,
ऑस्मोसिस होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सारी चीजें इधर से उधर नहीं जा सकती, तो वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही इसका ट्रांसफर होता है। बात करते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पे कंसंट्रेशन हायर है वहाँ से वहाँ चली जाएगी जहाँ पे कंसंट्रेशन लोअर है, और इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप बहुत देर स्विमिंग पूल में रहते हैं, अगर आप बहुत देर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे आपको अपनी उंगलियाँ श्रिंक होती हुई दिखेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी भी ऑस्मोसिस करती है, हमारी बॉडी भी एक लिविंग ऑर्गन है और वो भी ऑस्मोसिस करती है। आपने देखा होगा हमारे रियल लाइफ में एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, जब घर में खीर बनती है तो उसमें किशमिश डाले जाते हैं। किशमिश डालने से पहले एकदम सूखे हुए होते हैं, पर जब उसे खीर के अंदर डाला जाता है तो वो एकदम फूले हुए अंगूर की तरह दिखने लग जाते हैं। उसका रीज़न है कि वो किशमिश खीर से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और जब वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बनाता है, वो जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस तीन तरीके के सॉल्यूशंस में से होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा अगर जहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस की जगह हमेशा याद रखिए ऑस्मोसिस जब भी होगा तो दो चीज़ें हैं, एक मेन बॉडी और एक उसका सराउंडिंग्स। तो तीन केस हैं, क्या होगा अगर बॉडी का कंसंट्रेशन और सराउंडिंग्स का कंसंट्रेशन इक्वल है, क्या होगा अगर बॉडी का कंसंट्रेशन सराउंडिंग से ज़्यादा है, और क्या होगा अगर बॉडी का कंसंट्रेशन सराउंडिंग के कंसंट्रेशन से कम है। स्टार्ट करते हैं। तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, यानी कि सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम है और मीडियम का कंसंट्रेशन हायर है, तो उसमें क्या होगा कि सेल के अंदर, क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन कम था तो सेल पानी एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। इस केस में पानी सेल के अंदर जाएगा। अगर दोनों ही मीडियम में सेम कंसंट्रेशन है, यानी कि मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, तो हम कहेंगे आइसोटोनिक कंसंट्रेशन, और क्योंकि दोनों में सेम है तो इसमें ना तो सेल के अंदर पानी जाएगा और ना ही सेल के बाहर पानी जाएगा। तीसरा है इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मीडियम की कंसंट्रेशन कम है और सेल की ज़्यादा है, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसीलिए सेल पानी को लूज करेगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब जिसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, और हाइपो मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आइसो मतलब इक्वल, मतलब दोनों की ही कंसंट्रेशन इक्वल है। आपकी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आपको एक डायग्राम दिखेगा जो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। अब अगर मैं इस पार्ट में देखूं तो इस पार्ट में यूजुअली अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल है और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, जबकि अगर आप दूसरी साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे, तो यहाँ पे 4 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंसंट्रेशन इक्वल करने का मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शुगर मॉलिक्यूल को इस साइड से इस साइड पे आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि शुगर नहीं बल्कि वाटर मूव करता है। और अगर हम अगली ही स्टेप में देखें तो होगा क्या कि इस एक शुगर मॉलिक्यूल के पास उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं जितना कि दूसरी साइड शुगर मॉलिक्यूल्स के इक्विवेलेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि अगर अब हम देखें तो राइट साइड पे जो शुगर है इन वाटर, उसकी कंसंट्रेशन इक्वल है लेफ्ट साइड पे शुगर इन वाटर। पहले डायग्राम में शुगर लेफ्ट साइड में शुगर की कंसंट्रेशन बहुत कम थी, वाटर बहुत ज़्यादा था, जबकि राइट साइड में शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और वाटर कंपैरेटिवली कम था। सेकंड डायग्राम में शुगर की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन कंपेरेबल हो गई दोनों जगह। इस कंपेरेबल वाटर कंसंट्रेशन को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस हो गया, तो सेल के 3 बेसिक ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला ऑर्गेनल जो हमने पढ़ा था वो था
सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्या होती है सेल मेम्ब्रेन। अगला जो हम बात करेंगे, जिस पार्ट के बारे में बात करेंगे, वो है साइटोप्लाज्म। और तीसरा जो ऑर्गेनल हम जो मेन ऑर्गेनल है वो होता है न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो एक एक कर हम इन सारे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स और इसके अलावा ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स भी होते हैं। तो एक एक करके इन सभी के फंक्शंस हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के साथ। तो सबसे पहला है सेल वॉल, यानी कि प्रोटेक्टिव वॉल। अब ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होती है, क्योंकि प्लांट सेल्स एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें, ना वो टेम्परेचर को, ना वो प्रेशर को, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद एन एडिशनल कवरिंग व्हिच इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, एक मॉलिक्यूल है, एंड ये एक रिजिड कवरिंग होती है जो प्लांट सेल के बाहर होती है। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ये बाहर होती है, कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज, जैसा कि हमने कहा। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। नाउ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एक ऐसे इन्वायरमेंट में प्लांट है जिसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, टेम्परेचर, प्रेशर, तो वहाँ पर सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम ये सेल वॉल करता है। इसकी वजह से सेल ना तो बहुत सारा वाटर छोड़ पाता है, ना बहुत ही सारा वाटर गेन कर पाता है, उसकी शेप कांस्टेंट रहती है। इस सेल वॉल का यही मेन काम होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसके अंदर, जो है प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी कि जब सेल ने वाटर को लूज किया, देयर इज अ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, यानी कि अगर सेल के अंदर से वाटर निकल जाता है तो सेल का कंटेंट अंदर ही अंदर सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और जब सेल का कंटेंट अंदर ही अंदर सिकुड़ना शुरू होता है तो इस प्रोसेस को, अंदर ही अंदर सिकुड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, यानी कि द श्रिंकेज और the losing of water through osmosis. When the plant loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of contents of cell away from cell wall, and this process is known as plasmolysis. Let's move further. Moving on to the next important cell organelle, which is known as nucleus. Now on the right you can see the diagram, एक typical nucleus का diagram. न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखेगी। न्यूक्लियस के पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन जगहों पर आपको दिखेगा कि जो न्यूक्लियस के आसपास की कवरिंग है वो खुली हुई है और बाकी जगह वो क्लोज्ड है। कुछ जगह खुली हुई है और कुछ जगह क्लोज्ड है। जो ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग है, इस वॉल को, इस कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और जिस जगह पर ये न्यूक्लियर एनवेलप खुला हुआ होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, क्योंकि ये पोर ओपनिंग है। नाउ ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, एंड जो पोर्स होते हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे होल्स, ऐसी ओपनिंग्स है जिससे सब्सटेंस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आ सकता है। न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and the nuclear membrane has pores which allows the transfer of materials from inside the nucleus to the outside to cytoplasm. अब न्यूक्लियस के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। यही वो ऑर्गन है, यही वो पार्ट है जो हमको हमारे पेरेंट की तरह बनाता है। हमें अपने पेरेंट से कुछ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलता है जिससे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि एक फैमिली का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बना रहता है। तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide. अब ये न्यूक्लियस की खास बात है कि ये न्यूक्लियस हमेशा नहीं दिखते, हमेशा ये नहीं दिखते, ये तब दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। और यही क्रोमोसोम्स हैं
which contain information for the inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. तो DNA जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्रोमोसोम डीएनए की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाता है. नाउ क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन. अब डीएनए के अंदर भी जो उसके फंक्शनल यूनिट है जो काम करती हैं वो होते हैं जीन्स. यही वो जीन्स होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेकर जाते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. मेरी आंखें काली हैं तो मुझे इस आंखों के कालेपन का कैरेक्टर, ब्लैक कलर्ड आईज का कैरेक्टर मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला. तो उनकी बॉडी से एक जीन मेरी बॉडी में आया जिसने मेरी आईज के कलर को ब्लैक कॉज किया. अब मेरे पेरेंट्स की बॉडी में जो जीन्स होंगे वो उनको उनके पेरेंट्स से और उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिले होंगे. तो एक फैमिली में जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं. ये जीन्स होते हैं डीएनए के ऊपर और डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के साथ. तो इन शॉर्ट जो न्यूक्लियस है ये इनहेरिटेंस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाता है. साथ ही साथ न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्यों ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस किसी भी सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. सेल कैसे ग्रो करेगा, सेल कैसे डिवाइड करेगा, ये सारे काम न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. इसीलिए हम न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल. आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के बाद. तो अगला सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे वो है साइटोप्लाज्म. राइट साइड में आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आएगा. एक सेल है जिसके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, अंदर न्यूक्लियस दिखेगा और इन दोनों के बीच का जितना भी पार्ट है ये सारा पार्ट आपका साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है. इट इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. किसी भी सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने का काम यही करता है. सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं तो दे हैज अ मेम्ब्रेन. Every cell has a membrane around it to keep its contents separate from the external environment, and the different components of cell perform different functions. Now we are going to discuss the functions of these cell organelles one by one in detail. So let's start with the first cell organelle, that is endoplasmic reticulum. नाम endoplasmic reticulum, in short इसको हम ER भी कहते हैं. तो endoplasmic reticulum क्या होता है? It is a large network of membrane bound tubes and sheets. It looks like long tubules or rounds or oblong bags. आपको राइट साइड पे डायग्राम दिखेगा. किसी भी सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम शॉर्ट फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER कहेंगे. तो दो तरीके का ER हो गया, स्मूथ ER एंड रफ ER. अब स्मूथ और रफ का क्या फंक्शन है और स्मूथ और रफ क्यों कहा जाता है? तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER है, इस RER पे कुछ पार्टिकल्स इसके बाहर के सरफेस पे चिपके हुए होते हैं और ये पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम्स. तो जिस पे राइबोसोम्स चिपके हुए हैं वो हो गया रफ, क्योंकि उसका सरफेस रफ दिखाई देगा. और जिस पे राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए वो हो गया स्मूथ, क्योंकि उस पे आपको उसका जो सरफेस है वो स्मूथ दिखाई देगा. राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना. तो इससे एक और सिंपल सी बात हो गई कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाने में भी मदद करेगा, क्योंकि उसके पास उसके सरफेस पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं. तो द SER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स which are important for cell function. तो सेल के फंक्शन में जो फैट मॉलिक्यूल्स और जो लिपिड्स इंपॉर्टेंट हैं उनको बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. और बहुत सारे ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो लिपिड्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं. और इस प्रोसेस को इसीलिए हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो बिकॉज सम ऑफ द प्रोटीन्स lipids help in building of cell membrane
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन का बनना। इसके अलावा जो और फंक्शंस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वो होते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विच फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये भी काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व as a channel for transport of materials between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। अब अगर मैं यहाँ इस डायग्राम में देखूँ, इस पार्ट को देखिए ध्यान से, आपको दिखेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो ये चाहे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो किसी भी चीज़ के ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक एक सेल के अंदर कर सकता है। इसीलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी कहते हैं। साथ ही साथ एक और लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ सिस्टोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उनको ये अपना एरिया, अपना सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो सारी एक्टिविटीज़ हो सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल आएगा, वो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, साथ में वर्ड लिखा है पैकेजिंग, क्योंकि इसका काम होता है चीज़ों को पैकेज करना। गोल्जी अपैरेटस अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगा एक वाईफाई सिग्नल की तरह इसका डायग्राम होता है, उल्टा वाईफाई सिग्नल जो होता है उसकी तरह इसका डायग्राम होता है। इसको पहली बार डिस्क्राइब किया कैमिलियो गोल्जी ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी पड़ गया। It consists of a system of membrane-bound vesicles which are arranged approximately parallel to each other in stalks and cisterns। तो ये एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जो एक दूसरे के पैरेलल, एक वाईफाई सिग्नल की तरह अरेंज्ड होता है। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक हम सिस साइड और एक ट्रांस साइड। जो इन्वर्टेड अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है उसको हम सिस फेज या सिस साइड कहते हैं, और जो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती है उसे हम ट्रांस साइड या ट्रांस फेज कहते हैं। जो मटेरियल्स ईआर में बनते हैं उनको ये पैक करता है और पैक करके अलग अलग जगह भेज देता है। जो आपके राइट साइड के डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फंक्शंस, जो चीज़ें बना रहा है वो जाती हैं यहाँ से गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी इनको पैक कर रहा है और पैक करके इनको बाहर भेज देता है। तो इसको हम समझते हैं, ये कहता है द मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. Its function includes the storage, modification and packaging of products in vesicles. तो ये स्टोरेज, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ये इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में, इन सम केसेस, कॉम्प्लेक्स शुगर में ऑल्सो बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में भी कन्वर्ट करता है। एंड ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये लाइसोसोम्स को बनने में भी हेल्प करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं गोल्जी अपैरेटस की। मूव करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ, जो कि है लाइसोसोम्स। यानी कि नाम अपने आप में नहीं बताता कुछ भी, लेकिन नाम के साथ एक वर्ड लिखा है सुसाइडल बैग्स और क्लीनिंग ऑफ द सेल। क्या होता है सुसाइडल बैग? सुसाइड करने का मतलब होता है खुद को मार देना। लाइसोसोम्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच एंड डिस्पोजल सिस्टम, की जो खराब है उसको फेंक दो। Lysosomes helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as the worn out cell organelle। यानी कि सेल के अंदर कुछ भी खराब है तो लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। Now the foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome, which break them into smaller pieces, and they are able to do so because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material। इन लाइसोसोम्स के अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, तो किसी भी फॉरेन बॉडी को या खराब हुए हुए सेल पार्ट को ये आसानी से डाइजेस्ट कर देते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सेल ही डैमेज हो जाए, और डैमेज सेल जो होता है वो बॉडी के लिए भी डेंजरस हो सकता है। ऐसे केसेस में
लाइसोसोम क्या होता है कि ये लाइसोसोम बर्स्ट करता है, फूटता है एंड ये पूरे के पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है सुसाइडल बैग्स। तो in some cases, under abnormal conditions, when the cell gets damaged, the lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. इसीलिए therefore they are also known as suicidal bags, क्योंकि ये अपने ही सेल्स को खत्म कर देते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स का नाम दिया जाता है। एग्जाम में आने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, इसलिए क्योंकि वो अपने ही सेल को कई बार डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके नाम के साथ भी एक वर्ड लिखा है, पावर हाउस। समझने की कोशिश करते हैं पावर हाउस का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है ऊर्जा या एनर्जी। तो जिस जगह से हमें एनर्जी मिलेगी उस जगह को नाम देंगे पावर हाउस। तो बिना पढ़े जो चीज़ समझ में आती है वो यह आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया से हमारे बॉडी को, हमारे सेल को एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस नाम देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज द एनर्जी which is required for various chemical activities is released by mitochondria in the form of ATP। हमारी बॉडी में जो एनर्जी चाहिए होती है वो ATP की फॉर्म में चाहिए होती है, और ATP की फॉर्म में एनर्जी जो मिल पाती है बॉडी को वो इसलिए मिल पाती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को बनाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इस डायग्राम को देखें तो दिखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स होती है, एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। अब जो इनर लेयर है वो एकदम फोल्डेड है, इसलिए फोल्डेड है बिकॉज ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, इसी इनर लेयर पे एनर्जी बनती है। तो इनर एरिया जितना ज़्यादा होगा एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा बनेगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है। सेल के अंदर ऐसे बहुत कम पार्ट होते हैं जिनके पास अपना DNA होता है, और उन बहुत कम पार्ट्स में से एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है सेल का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता। प्लास्टिड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। एक तीसरे तरीके का प्लास्टिड भी होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जो प्लांट के कलर्ड प्लांट्स। और ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल वाले प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि क्लोरो वर्ड आप देखेंगे सिनोनिम है, इसीलिए क्लोरोफिल वाले को क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल नहीं है उन्हें क्रोमोप्लास्ट, और जिसमें कलर ही नहीं है उसे ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है they contain chlorophyll and therefore they are important for photosynthesis। जो प्लांट फूड बनाता है वो इन क्लोरोफिल की वजह से ही बना पाता है। क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट किसी भी प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है इस which is found primarily in organelles which materials such as starch। तो ल्यूकोप्लास्ट जहाँ स्टार्च बनते हैं, ऑयल्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ग्रेन्यूल्स बनते हैं, यहाँ स्टोर किए जाते हैं। जो भी ये पार्ट्स होते हैं, स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स, इनको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट में होता है। और अब अगर किसी भी प्लास्टिड्स की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनके अंदर इंटरनली भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। दे कंटेन्स न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 9th में आपके कोर्स में इतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। प्लास्टिड्स की बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। बाहर के स्ट्रक्चर में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया लगभग एक जैसे हैं। और एक और चीज जो इसमें इक्वल है वो है दैट प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। आपकी राइट साइड पे
शॉर्ट फॉर्म में आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों की ही फंक्शंस बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप उस टेबल को पढ़ के इन सारे प्लास्टिड्स के फंक्शंस को इजीली समझ सकते हैं। लास्ट जो सेल ऑर्गेनल हमारा आता है वो आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है। अब एनिमल सेल्स तो अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल्स होते ही नहीं है या होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। बट अगर प्लांट सेल की बात करो, जो आपकी राइट साइड पे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल नहीं है। और अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो नियरली 70 to 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स वेस्ट को स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स वेस्ट को स्टोर करके रखते हैं तो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल, प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल का जो काम होता है, तो वैक्यूल क्या होता है? द वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। किसी भी सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इन अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट इज कंज्यूम्ड बाय इट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्सपेल्स एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो एनिमल सेल्स जैसे कि अमीबा हो गया, उसके अंदर वैक्यूल्स एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो है फूड को डाइजेस्ट करने का और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का। यहीं आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स है उसका डिफरेंशिएट भी किया गया है, जिसमें दिखता है कि प्लांट सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं, जबकि एनिमल सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल हो सकते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, वो बहुत बड़ा होता है। उसके फंक्शंस भी बहुत क्लियरली सामने रखे हुए हैं। आप चाहें तो इस छोटे से डायग्राम से एनिमल सेल और प्लांट सेल के वैक्यूल के जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकते हैं। अब आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं पहले इस छोटे से डायग्राम से। एनिमल सेल थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शनलाइज्ड, थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइज्ड और ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स वाला होता है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर होता है और टिपिकली देखा जाए तो रेक्टेंगुलर या क्यूबिक शेप में ये आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स होती हैं जो एनिमल सेल में नहीं होती, जैसे सेल वॉल, जैसे प्लास्टिड्स। ये दो सेल ऑर्गेनल्स सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं, ये एनिमल सेल में आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही अगर एनिमल सेल की बात कीजिए तो एनिमल सेल में आपको ज़्यादा लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे, आपको सीलिया देखने को मिलेगा, फ्लैजिला देखने को मिलेगा, आपको सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो एनिमल सेल हैज़ अ सेल वॉल, हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, आई एम सॉरी ये सेल वॉल लिखा हुआ है, इसको सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल हैज़ अ सेल वॉल along with the cell membrane, और ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है, इट हैज सेंट्रोजोम, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता। एनिमल सेल्स की वैक्यूल्स दे आर स्मॉलर इन साइज, प्लांट सेल की वैक्यूल्स दे आर लार्जर इन साइज। एनिमल सेल के जो लाइसोसोम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, प्लांट सेल्स में या तो लाइसोसोम नहीं होता और अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। एनिमल सेल्स में गोल्जी बॉडीज बहुत प्रोमिनेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में जो गोल्जी होती है वो सब यूनिट्स में प्रेजेंट होती है। इसी डिफरेंस को मैंने एक अलग फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल के पास होती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ एनिमल सेल के पास होती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों के पास होती हैं। तो आप इस फॉर्म में डायग्राम से ईजिली प्लांट सेल और एनिमल सेल को समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें दोनों के पास हैं, कौन सी चीज़ें एक के पास हैं। जैसे सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिला ओनली इन गैमेट्स, ये प्लांट सेल के पास होता है, ये एनिमल सेल के पास नहीं होता। नो सेल वॉल, स्मॉल और नो वैक्यूल, नो क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिला, सिर्फ एनिमल सेल के पास होता है। और कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने वाली चीज़ें जैसे माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी अपैरेटस, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये दोनों के ही पास होते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिवीजन जो सेल में होती हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो माइटोसिस जो होती है इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सब में होती है,
क्रिएट्स बॉडी सेल्स, बॉडी के सेल्स को क्रिएट करती है। वन सेल डिवीजन, एक ही बार डिवाइड होता है। रिकॉम्बिनेशन, नो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। प्रोड्यूस टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल्स बनाता है। एंड द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, और जो दोनों डॉटर सेल्स इसमें बनेंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी। वहीं अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस अकर्स इन एनिमल्स एंड इन फंजाई, ये सिर्फ एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है। इट क्रिएट्स सेक्स सेल्स। अब ये सेक्स सेल्स का मतलब क्या है? सेक्स सेल्स का मतलब है स्पर्म्स एंड एग्स, ये उनको बनाने का काम करता है। टू सेल डिवीजन, दो बार डिवीजन होता है। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्रॉसिंग ओवर एक इंपॉर्टेंट फेज होता है विच अकर्स इन प्रोफेज। प्रोफेज मियोसिस का एक सब फेज है। एंड इट प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, इसमें 2 नहीं बल्कि 4 सेल्स बनती हैं। एंड द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट, तो जो सेल्स बनेंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, यानी कि अगर एक डिवीजन से 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं तो चारों के चारों स्पर्म सेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों ही तरीके की डिविजन्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, उसमें से पहली है दोनों की दोनों न्यू सेल्स बनाती है, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड बिगिन विद वन पेरेंट सेल, एक ही पेरेंट सेल से ये स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा चैप्टर था सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग and I'll be posting new videos of more chapters in class 9th science curriculum. Thank you. Have a nice day.